नमस्ते विद्यार्थियों। एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ से मैं सहायक आचार्य पूजा सैनी आपका इस लाइव क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा सब्जेक्ट था बीएड सेकेंड ईयर का एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसमें से हम RTE 2009 को पढ़ रहे थे। अब तक हमने उसके 7 अध्यायों में से 4 अध्यायों को पढ़ लिया था और 28 धाराओं का वर्णन हम कर चुके हैं, उसमें हमने समझ लिया था। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और आपकी फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी इससे हो जाती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको देख के लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, हम आज आगे पढ़ते हैं RTE 2009 के धारा 28 के बारे में। पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं धारा 28, लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे ले चलती हूँ तो आपको धारा 28 के बारे में थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। धारा 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा, अर्थात वो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएगा, ना ही वह घर पर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देगा। हाँ, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको स्कूल में ही अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ा सकता है, लेकिन अपने निजी आर्थिक के लिए वो नहीं उसको पढ़ाएगा। और उसकी ये धारा 28 में उसका वर्णन किया गया है। हम धारा पढ़ते हैं 29, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में हमने आपको बताया था कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा, जिसके लिए जो भी पाठ्यक्रम होगा, जो भी शिक्षण विधियाँ होगी और उसका जो मूल्यांकन का एक तरीका होगा, उसके बारे में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है वह SIRT के द्वारा होता है, जिसकी ब्रांच उदयपुर में है। ये 8वीं तक के पूरे सिलेबस को बनाता है और इसी के अंतर्गत धारा 29 के अंतर्गत डाइट का भी प्रावधान किया गया है। डाइट के अंतर्गत ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनका साल में 1 या 2 बार प्रशिक्षण रखा जाता है। पहले तो क्या होता था कि 2 या 3 दिन के लिए उनको अप डाउन करके बुला लिया जाता था, ऐसे ही मतलब सिखाया जाता था। लेकिन अब थोड़े दिनों से, मतलब पिछले 2-3 सालों से ये कर दिया है कि जो भी डाइट का प्रशिक्षण लेगा 1 सप्ताह के लिए होगा और उसको वहीं रहना होगा और वहीं सारी गतिविधियों में उसको भाग लेना होगा, उन गतिविधियों को पूरा करना होगा। डाइट का मतलब होता है कि प्रारंभिक शिक्षा, जो कि हमारी पूरी शिक्षा के लिए ही एक नींव का काम करती है, उसको मजबूत करना, उसके लिए डाइट का ये निर्माण किया गया है। डाइट में ही शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है कि नई शिक्षण विधियों को कैसे प्रयोग में लिए जाए, नवीन तकनीकों को कैसे प्रयोग में लिए जाए, बच्चों के साथ नवाचार को कैसे प्रयोग में लिया जाए, वहाँ पे नवाचारों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब बातों को डाइट में सिखाया जाता है। अब बात रही पाठ्यक्रम के निर्माण की। आपने किताबों को देखा होगा कि 2 स्तर पर बटी हुई है, एक तो NCERT और एक SIRT। SIRT का काम होता है वो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जितने भी किताबें हैं उनका निर्माण करेगी। उनमें क्या सिलेबस दिया जाए, बच्चों के मानसिक विकास, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार से, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट का उसमें ध्यान दिया जाता है। उसी को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था। पहले क्या करते थे कि गुरुकुल पद्धति के अनुसार हम देखते हैं कि पहले जो शिक्षक वो अपनी इच्छा से कुछ भी पढ़ा सकता था, उनको याद करवाता था। लेकिन अब जो शिक्षा की दूरी है वो विद्यार्थी है, इसलिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो विद्यार्थियों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और मूल्यांकन, और साथ ही साथ इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया भी दी गई है। जैसे आपने देखा होगा कि साल में 2 तो परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक और वार्षिक, और 3 इनमें छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, जिसे क्लास टेस्ट भी कहा जाता है, जो प्रत्येक 2-2 महीने के अंतराल से लिए जाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाया है
वो कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया, बच्चा कैसे ग्रहण करता है, कैसे नहीं ग्रहण कर रहा है, आदि सब बातों को इसमें बताया गया है। अब धारा 30 की बात करते हैं हम। ये तो 29 में वर्णन था कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 8वीं पूरी करने तक किसी प्रकार की बोर्ड में बैठना आवश्यक नहीं है। ये वेरी इम्पोर्टेंट धारा है आपकी 30। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा के लिए किसी भी प्रकार की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कह तो दिया है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही है इसकी शुरुआत सबसे पहले 1997 में भी ही कर दी गई थी, लेकिन इसको एक बार बीच में बंद कर दिया गया था। फिर अब 2015-16 से इसको फिर से वापस चालू किया गया है। अब इसमें आप देखिए कि जो कि आपने प्रमाण पत्र देखा होगा 8वीं क्लास का लास्ट में, उसमें ये लिखा होता है कि प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा, न कि उस पर ये लिखा होता है बोर्ड परीक्षा का। उस पर ये लिखा होता है कि इसने जब वो 8वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम दे देता है उसके बाद में जो उसकी मार्कशीट आती है उस पर ये होता है प्रारंभिक स्तर पर उसने पूर्णतः यानी उसने प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर लिया है और उसकी किसी प्रकार से कोई बोर्ड नहीं ली जाती। आपने 8वीं क्लास के अंकों को भी शायद देखा होगा, उसमें अंकों का निर्धारण नहीं होता है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया है ताकि बच्चे को ये लगे कि उसके बच्चे के मन में आघात नहीं हो कि मैं बोर्ड की परीक्षा में मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया हूँ। वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया है। अब बात करते हैं धारा 31 की, बालक की शिकायत यानी बालक अधिकार संरक्षण आयोग, यानी जो भी बालक की शिकायतें होती है वो किसके अंतर्गत अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकता है। ये एक बालकों के लिए अधिकार दिया गया है RTE 2009 में कि बालक को अगर कोई शिकायत होती है तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। वह राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर पर, दोनों का यही कार्य ये है कि वह बालकों के अधिकारों का संरक्षण करे, उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करे। धारा 32 में ये कहा गया। अब धारा 31 में तो बालक को ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो वो राष्ट्रीय बाल अधिकार या फिर राज्य स्तर पर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग में अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकता है। लेकिन धारा 32 में बालक के अधिकारों के संबंध में शिकायत, निराकरण व सुनवाई की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि बालक की जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुना जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा और उनकी सुनवाई भी की जाएगी। जैसा भी उसको मार्गदर्शन दिया जाएगा उसको संतुष्ट करने का कार्य बालक संरक्षण अधिकार आयोग का कार्य है कि वह बालक को पूर्ण रूप से संतुष्ट करे कि वह उसके अधिकारों का पूरा प्रयोग कर पा रहा है। वह अगर किसी टीचर की शिकायत करता है, जैसे उससे टीचर ने उसे अपशब्दों का प्रयोग किया है या किसी टीचर ने उसे मारा है या होमवर्क नहीं करने पे मारा है, तो आदि बातों को लेकर भी वह शिकायत दर्ज करवा सकता है। हाँ, कई बार ये भी हो सकता है अगर बालकों को अगर शिक्षा नहीं देते हैं गुरुजन तो उसकी शिकायत भी वह उसके अंतर्गत करवा सकता है। अब धारा 33, केंद्रीय सलाहकार परिषद, नई दिल्ली में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया है जिसका नाम है केंद्रीय सलाहकार परिषद, जो कि नई दिल्ली में, जिसमें 15 सदस्यों का गठन किया गया है। ये 15 सदस्य समिति होती है जो कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण करती है, उनकी शिकायतों को सुनती है, बालकों के माता पिता की जो शिकायतें होती हैं उनको सुनना, उनको निराकरण करना और उस पर सुझाव भी मांगती है और उन्हें सुझाव भी देती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।